नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बजट पर हमारा खास शो बजट 2026 बोल्ड एंड बुलिश और तिलहन इंडस्ट्री की विश, इसमें आपका स्वागत है। और इस शो में हम बात करेंगे कि इस बार बजट में तिलहन इंडस्ट्री को क्या क्या उम्मीदें हैं और उम्मीदों के साथ साथ ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर इस बात की संभावना है कि इस बार वित्त मंत्री उन बातों को सुनेंगी और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐलान होंगे। इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ ऑयल इंडस्ट्री के 3 दिग्गज इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल चतुर्वेदी साहब, जो कि चेयरमैन हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस के। हमारे साथ हैं संजीव अस्थाना साहब, जो कि CEO हैं पतंजलि फूड्स के। और साथ ही हमारे साथ हैं सुधाकर देसाई साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। और अस्थाना जी प्रेसिडेंट हैं SCA के, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। तो 2 बड़े एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। तो अलग अलग मुद्दों पे खुल के बात होगी कि आखिर इस बजट से इंडस्ट्री की उम्मीदें हैं क्या। तो मेरा सबसे पहला सवाल अस्थाना जी आपसे होगा। सर, SCA के आप प्रेसिडेंट हैं, पतंजलि फूड्स के आप CEO हैं। आप बताएं सर कि इस वक्त आपकी इंडस्ट्री क्या चाहती है एडिबल ऑयल सेक्टर के लिए इस बजट में, जो आपको लगता है कि अगर हो जाए तो इंडस्ट्री का कायाकल्प हो जाएगा। मृत्युंजय जी, आपने बहुत समय से सवाल पूछा। अभी सडनली यहाँ पे थोड़ा सा लाइट भी चली गई, तो इसका कोई इंडिकेशन ये नहीं है कि इंडस्ट्री का क्या हाल है। लेकिन मैं दूसरे स्तर से इसको बोलूंगा कि इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट रिक्वायर्ड है सरकार का। और इस समय इंडस्ट्री एक प्रकार से जूझ रही है अपनी समस्याओं से। और इसका इफेक्ट सिर्फ इंडस्ट्री के स्तर पे नहीं है, लेकिन ये पूरा जो ऑयल सीड इंडस्ट्री का जो एक तरीके से ढांचा है, जो कि पूरा एक इतना बृहद इंडस्ट्री जो है, उसमें जो चीजें होनी चाहिए एक इंटीग्रेटेड स्तर पे, ताकि वो सारी चीजें एक साथ अगर मूव करेंगी तो भारत सरकार के लिए, अपने देश के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं इसको एक एक करके लेना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री का एक रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारे पास जितना तिलहन की का उत्पादन है उससे बहुत ज्यादा बढ़ के होना चाहिए। सरकार की बहुत सारी नीतियां आज तक आई हैं और करेंटली भी जो चल रही है कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स जो इस समय कार्यरत है, उसके अंतर्गत जो अभी एलोकेशन हुआ है जो फंड्स का, मेरे को लगता है कि उसका बहुत बड़े स्केल पे होना चाहिए। ये शायद अधिक नहीं है। और स्पेशली एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 16-17 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है सालाना, और इतने बड़े पैमाने पे, तो हम लोग को डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर एक बहुत फोकस करना पड़ेगा। और उसके लिए किसानों के लिए भी लाभदायक होगा और इंडस्ट्री के लिए भी लाभदायक होगा कि जो डोमेस्टिक क्रश इंडस्ट्री है। दूसरा एक बहुत बड़ा विचार जो हम लोग सबको एक तरीके से, क्योंकि गंभीरता से लेना चाहिए, कि जो इस समय जो एक प्रकार से सरकार के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से किस प्रकार के इश्यूज निकल के आ रहे हैं। तो जैसे एक बात थी कि साफ्टा के अंतर्गत नेपाल से जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स जो होते हैं, उसमें हम लोगों ने पाया कि बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि इंडस्ट्री को एक प्रकार से फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें उसका अनुचित प्रकार से लाभ उठाया है नेपाल की इंडस्ट्री ने, और उसका काफी परेशानियां भी हुई हैं, जिसके ऊपर सरकार को गंभीरता से तुरंत विचार करना चाहिए कि उसको कैसे तुरंत उसको टैकल करना। और लास्ट वाला पार्ट मैं बोलूंगा, अभी ये आपका ओपनिंग उसके लिए, कि ये पूरे जो इसका जो पूरा एक ढांचा बना हुआ है, जो ड्यूटी डिफरेंशियल जो सरकार ने माना कि करीब 37.5% का रिफाइन पे और 16.75% जो क्रूड पे डिफरेंशियल रखा है, उसको अगर बढ़ाने की भी आवश्यकता पड़े तो सरकार को उसको भी देखना चाहिए कि वो स्तर एक किसी प्रेशर पे आके ये नहीं कि उसको फिर से दोबारा चेंज हो जाए। तो मेरा अनुरोध यही होगा सरकार से, और एक आग्रह भी होगा कि इसको एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए कि इंडस्ट्री बिना किसी हिचक के उसको आगे बढ़ा के उसको अपना इन्वेस्टमेंट करे, आगे बढ़े, तत्परता से आगे बढ़े। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो अभी आपने भी जिक्र किया, और देसाई जी आपकी जो बजट डिमांड है उसमें भी इस बात को उठाया गया है कि सेल्फ सफिशिएंसी के लिए क्या जो फंड एलोकेट हो रहे हैं साल दर साल बजट में, क्या वो सफिशिएंट हैं? और दूसरा ये कि इस बजट में क्या आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता एडिबल ऑयल में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और उसके हिसाब से ही फंड एलोकेट होंगे? उस पर आपका टेक क्या है?
देखिए, ये डेफिनेटली आई एग्री विद द कपल ऑफ पॉइंट्स मेंशन्ड बाय संजीव अस्थाना जी. Number one is आत्मनिर्भरता is a longer term issue. I think probably इसको हर बजट में allocation and review and repair होना चाहिए. हमारा एस्टिमेट में जो IVP की तरफ से किया है 2030 तक अपने को हमको इंडिया को अगर 45% भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से अगर ऑयल आना है उसके लिए करीब करीब 21,000 करोड़ का अलोकेशन चाहिए. जो हाइब्रिड वेराइटीज और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो ऑयल सीड मिशन में मेजरली हैंडल किया गया है, हम लोगों का अनुरोध ये था कि देखिए, वी नीड टू गिव सम लिटिल बिट ऑफ ऑयल सीड क्रॉप इंसेंटिव सिस्टम. राइस फैलो लैंड्स को उसको कन्वर्ट करने का एक फोकस्ड अटेंशन चाहिए. अश्योर्ड रेम्युनरेटिव प्राइस चाहिए, भले वो प्रोक्यूरमेंट हो या भावांतर हो या डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम हो. So, and also we need domestic exchanges to protect its prices. If you look at it like this, hybrid and irrigation facilities, if you allocate these things year on year continuously, then only we can reach 40-45% of import dependency from the current, let's say 58-60%. I think we can do it. We can even reach in the next 4-5 years. Definitely we can reach 40-45% self-sufficiency. तो इसके लिए right funds, राइट मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का कंसिस्टेंट, क्योंकि आज के दिन में वल्नरेबल ग्लोबल सिचुएशन में डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक स्टेबिलिटी देगा अपना सेक्टर को. शॉर्ट टर्म में अगर बोलूं कि थ्री मेन इंपॉर्टेंट फॉर बजट रिलेटेड, वन इज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, नेपाल इज पुटिंग जीरो ड्यूटी इंपोर्ट फ्रॉम नेपाल. तो आज के दिन में देखिए कितना सर्कुलरिटी है. एक तो उनको एमएसपी मस्टर्ड का प्रोटेक्ट करना है, सोया का प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वहां से जब तक जीरो ड्यूटी का माल आता रहेगा तो ये प्राइस दबा रहेगा. इसके लिए हमने पूछा है या तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी के थ्रू इसको रूट करे या कैनलाइज करे या फिनिश गुड्स एकदम ही प्रोहिबिट कर दे. तो लास्ट वाला पॉइंट का इंपॉर्टेंस यही है. देखिए, अभी 6-7 महीना 8 महीना हो गया, राइट, होलिन इंपोर्ट्स या फिनिश गुड्स इंपोर्ट ना करने से इंडिया में कोई किसी तरह का कोई शॉर्टेज या कोई प्राइस हाइक कुछ भी हुआ नहीं है. सो इंडस्ट्री इज क्वाइट वेल केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस. एंड द थर्ड मेजर इशू इन फ्रंट ऑफ अस इमीडिएटली आई वुड से दैट वी बीन रिप्रेजेंटिंग is called inverted GST duty structure. जैसे करीब 15-16 करोड़ रुपए वो क्रेडिट होते जा रहे हैं, उसका रिफंड बंद हो गया. इन बजट वी वांट to address that issue also in terms of allowing restarting refunds to the edible oil industry. राइट, ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है. लेकिन अतुल जी, अब चूंकि बात ये हो रही है सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही, कैसे हम बनेंगे, अलग अलग सुझाव आ रहे हैं. आप सर एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन हैं और पाम को लेके बड़ा फोकस रहा है भारत सरकार का. हमारा पाम ऑयल का मिशन अलग से लॉन्च किया गया था ताकि हम, चूँकि हम सबसे ज़्यादा पाम तेल ही इंपोर्ट करते हैं. आप बताइए कि आप स्पेशली पाम के कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए और क्या कुछ चाहिए आपको इस बजट पे? देखिए, अकेले पाम से ही काम नहीं चलेगा. पाम तो लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन है कि 4-5 साल लगते हैं उसके जेस्टेशन में. पर मेरा ये मानना है, जितना भी संजीव ने बोला या सुधाकर ने जो बोला, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 30 से 35 हजार करोड़ गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है कस्टम्स ड्यूटी का. अच्छा, तो एटलीस्ट उसका 50% तो डाइवर्ट करे इसमें. अब नाम है अपना नेशनल मिशन, बट ये मिशन मोड में मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में कोई काम हो रहा है. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है और अहम भी है कि एक चैंपियन अपॉइंट किया जाए जो कि इसको मिशन मोड में टैकल करे, और उस चैंपियन की पहुंच जो है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, होम मिनिस्टर लेवल पे हो, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर पे, जो उसकी बातें सुने, समझे और इम्प्लीमेंट करे. तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने पास्ट में देखा है कि जब सैम पिट्रोडा जी चैंपियन अपॉइंट किए गए थे टेक्नोलॉजी मिशन का, दैट वाज द ओनली टाइम कि हिंदुस्तान का ऑयल सीड कहीं ज्यादा बढ़ा था और बहुत मतलब उस पीरियड में हिंदुस्तान प्रैक्टिकली सेल्फ सफिशिएंट हो गया था. तो एक तो ये चीज है, और दूसरी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं सुधाकर, उसमें मैं और थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि जो ओलियोकेमिकल इंडस्ट्री है, जो पाम की रिफाइनिंग के बेसिस पे चलती है हिंदुस्तान में, वो सफर कर रही है बेइंतहा
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से। अच्छा। आज जो फिनिश गुड्स है लाइक सोप नूडल्स हुआ या स्टेरिक एसिड हुआ या ओलिक एसिड हुआ, इन सब पे तो ड्यूटी 5% के अंदर है या 0 है। बट जो रॉ मटेरियल है लाइक सीपीओ हुआ या स्टीयरिन हुआ, इन सब पे ड्यूटी कहीं ज्यादा है। ओके। तो ये जरूरी है कि ये फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी अक्लमंदी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब तो अपने बोलते हैं ना, आत्मनिर्भरता एंड मेक इन इंडिया एंड वैल्यू एड इन इंडिया। ठीक है। तो वो भी एक मुद्दा जरूरी है। और आखिरी जो कोई आजकल नहीं बोल रहा है वो है जो अपने कमोडिटी एक्सचेंज हैं, हाँ। उनको रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितनी भी स्टडीज हुई हैं, किसी ने ये नहीं बोला है कि कमोडिटी एक्सचेंजेस इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Right. मैं नहीं समझता कि इनको बंद करके जो आपका मैसेंजर है उसी को आपने किल कर दिया, वो कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। ओके। तो हमारे तो ये अपार्ट फ्रॉम जो भी संजीव और सुधाकर ने बोला, ये हमारी विश लिस्ट है। तो ये विश लिस्ट है, लेकिन अब सवाल ये है कि विश लिस्ट आपने, हाँ सॉरी, पाम का बात पूछ रहे थे जी। पाम का 2026 में जो 5 साल का पीरियड था वो खत्म हो रहा है। ओके। मेरा एक मानना है कि 5 साल का जो पीरियड है वो उसको एक्सटेंड होना चाहिए। हाँ। और उसको राइट टाइम का जो लेकिन इन 5 सालों में सर काम कितना हुआ है ग्राउंड पे, कितना कामयाब रहा है ये जो प्लानिंग, ये जो योजना थी? मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये 5 साल की जो प्लानिंग थी वो कितनी, उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है सर ग्राउंड से? इसके सबसे बढ़िया तो मैं समझता हूँ संजीव बोल सकता है, क्योंकि ये लोग रन भी करते हैं। हाँ। पर मैं नहीं समझता कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है। ठीक है। जो भी सक्सेस मिली है वो आंध्रा में मिली है। ओके। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टेरेन की तकलीफ होती है। इसका जवाब मैं समझता हूँ संजीव ज्यादा बेहतर दे सकता है कि आज ग्राउंड पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अस्थाना जी से इसका जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अस्थाना जी, अब इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं आपके पास। आप बताएं सर, आप तो पाम प्लांटेशन में भी हैं, क्या सक्सेस स्टोरी है 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड क्या है सर पाम खेती का? विजय जी, तो एक तो जो अतुल भाई ने बोला कि 5 साल की अवधि दोबारा पॉलिसी को बढ़ना चाहिए, मैं कहूंगा कि बिल्कुल 100% प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए। आपका प्रश्न ये है कि क्या ये सक्सेसफुल रही है कि नहीं रही है। एक सरकार का लक्ष्य था कि 6,85,000 हेक्टेयर जो है नए उसमें प्लांटेशन में आएगा, और उस 6,85,000 एकड़ के लिए 11,000 करोड़ के करीब का अमाउंट जो था वो सैंक्शन था इस प्लान में, इस NMEO-OP में। और उसके अगेंस्ट मैं कहूँगा कि अगर सरकार की पिछले 25 सालों से अगर एक एग्रीकल्चर में बहुत ही सफल जो नीति रही है, जो पॉलिसी रही है, वो एक ऑयल पाम के ग्रोथ के बारे में रही है। अभी तक क्या था कि थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस था, लेकिन इस 5 साल में बहुत अधिक प्रोग्रेस हुआ है। और अतुल भाई के पर्पस के लिए मैं बताना चाह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत तेजी से काम हुआ। पिछले साल हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20,000 हेक्टेयर नॉर्थ ईस्ट में अकेले प्लांट किया है। और हमारे 3 प्लांट वहाँ पे, 2 प्लांट कार्यरत हो गए हैं और तीसरा प्लांट हमारा आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और उसी प्रकार से जैसे 6,85,000 हेक्टेयर के अगेंस्ट मेरा अनुमान होगा कि करीब 25%, करीब 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर के बीच में पूरा जो है प्लांटेशन हुआ होगा। तो ऑयल पाम का जो प्लांटेशन का है बहुत ही एक जटिल प्रकार का स्ट्रक्चर है, क्योंकि लैंड जो है वो किसान के पास होती है, सब ये स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है। तो मृत्युंजय जी, जस्ट एक 30 सेकंड और लूंगा मैं। तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, सरकार को अगले 5 साल के लिए इसको बढ़ावा देना चाहिए। और जो एक अतुल भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इसमें एक नोडल पर्सन को अपॉइंट होना चाहिए जो कि एक प्रकार से इसका चैंपियन बने, और जो भी समस्याएं राज्य सरकार के स्तर पे आ रही हैं और या नेशनल लेवल पे आ रही हैं या लोकल लेवल पे आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए वो तत्परता से कदम उठाएगी। मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना ठीक बात। मैं एक छोटा सा चीज और बोलना चाहता था कि इसमें जस्ट टू ऐड जो अभी डिस्कशन चल रहा था
कि देखिए अतुल भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इतने जब 35,000 करोड़ का आपका कलेक्शन हो रहा है तो इतने बड़े इंडस्ट्री के लिए जिसमें कि करीब ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़ का एक प्रकार से आपका 1 लाख अपना 18 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट का जो बिल है हमारा वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो हम लोग को भी एक आत्मनिर्भरता के माध्यम से, और अगर वर्ल्ड में किसी प्रकार से भी अगर दिक्कत आई ऑयल सीड्स के अवेलेबिलिटी की, जो कि अभी आप देख ही रहे लड़ाई झगड़े उसके कारण से, तो ये बिल कितना चला जाएगा, देश के कंज्यूमर्स को बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। तो सरकार को सारे स्टेप्स उठाने चाहिए कि आत्मनिर्भरता की तरफ एक डायरेक्शन हो। जैसा सुधाकर बोला कि 45% के जाने के लिए हमको कितने पैसे की आवश्यकता है, राइट, उसमें बिना किसी उसके सरकार को पैसे का एलोकेशन करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कह रहे हैं कि अगर हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी वाकई कम करना चाहते हैं तो उधर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन इंपोर्ट का एक दूसरा एस्पेक्ट, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आवाज़ इंडस्ट्री के अलग अलग फोरम पे उठती है कि क्या वाकई रिफाइंड ऑयल के इंपोर्ट को डिस्करेज करना ठीक है क्या, क्योंकि अभी हाल ही में जो इंडोनेशिया ने B50 को स्क्रैप किया उसके बाद से ये बात हो रही है कि इंडोनेशिया में रिफाइंड ऑयल बनना ज़्यादा शुरू होगा। तो फिर वो रिफाइंड ऑयल कहाँ बेचेगा? क्या भारत, जो अभी आपने ड्यूटी डिफरेंशियल की बात की, क्या ड्यूटी डिफरेंशियल में अब इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि रिफाइंड को भी थोड़ा बहुत आने देते हैं देसाई जी? देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स का इंडिया में ना एक्चुअली बैन कर देना चाहिए। बैन कर देना चाहिए? अच्छा, एक्चुअली जो वैल्यू एडिशन है वो इंडिया में होना चाहिए, इंडस्ट्री का भलाई के लिए होना चाहिए। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि जैसे इंडोनेशिया है, हाँ, they are putting a duty, export duty, and to use and increase their biodiesel sector. ओके, Similarly, यहाँ का जो कैपेसिटी नजर में रखते हुए हाँ, यहाँ का जो बायो प्रोडक्ट्स का भी वैल्यू होना चाहिए। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अतुल जी बोल रहे थे कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कस्टम्स वाइज एक्चुअली अलाउड नहीं है कि अच्छा, सीपीओ रॉ मटेरियल का ड्यूटी 16.5 हो और बायो प्रोडक्ट का 5.5 हो। इससे क्या हो जाता है, इन लो मार्जिन इंडस्ट्री को बहुत तकलीफ होता है। ओके, सो हेल्दी इंडस्ट्री, हेल्दी फार्मिंग सेक्टर, हेल्दी एक्सपोर्ट्स के बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी जनरली पूछेगा कि भाई आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा यूनिक प्रोडक्ट्स है, जैसे अभी कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है। ये वेराइटीज ग्लोबल मार्केट में कहीं भी नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई थिंक वी हैव टू डेफिनेटली टेक अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। राइट सर। एज क्लीन इज कंसर्न्ड, इंपोर्ट्स आर कंसर्न्ड, ठीक है। ये लेकिन आपने एक बड़ी हेडलाइन दी है, क्या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि IBPA ने ऑफिशियली ये डिमांड की है कि रिफाइंड एडिबल ऑयल के इंपोर्ट को बैन किया जाए? ये बड़ी हेडलाइन है सर हमारे लिए। ये तो हमने बजट में भी लिखा है कि एक्चुअली रिफाइंड प्रोडक्ट जहां इतना कैपेसिटी इंडिया में है तो क्या आप इस बात का भरोसा देंगे कि अगर रिफाइंड ऑयल हम नहीं मंगाएंगे देसाई जी, अगर रिफाइंड ऑयल का इंपोर्ट हम कंप्लीटली बैन कर देंगे तो क्या हम अभी मतलब बहुत जल्दी उस स्थिति में आ पाएंगे कि प्राइस पे इसका इम्पैक्ट ना हो, सप्लाई पे इम्पैक्ट ना हो? नहीं, लेट मी क्लैरिफाई। पिछले 8 महीना जब से डिफरेंशियल ड्यूटी बढ़ गया है, आई थिंक समवेयर इन लास्ट ईयर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, जब से ड्यूटी डिफरेंशियल बढ़ा, रिफाइंड ओलिन या पाम ओलिन जो फिनिश गुड्स है इंडिया में एक्चुअली नहीं आ रहा है। ओके, आ रहा है वो क्रूड पाम ऑयल ही आ रहा है, जो भी आ रहा है वो इंडिया में ही रिफाइनिंग हो रहा है। ठीक है। सो वो चीज एक्चुअली हो रहा है ठीक से, उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। जो आप जो सोच रहे हैं कि आज भी रिफाइंड ओलिन आ रहा है वो गलत है। कुछ नहीं आ रहा है तो सीपीओ आएगा। दूसरी बात आपने जो बोला है कि इंडोनेशिया से अगर B50 नहीं है तो उनके पास उतना ज्यादा सीपीओ रहेगा, तो उतना इंडिया के लिए तो अच्छा ही है। वो कह रहे कि नहीं, वो इंडिया के लिए अच्छा है, बट कहना यह है कि जो सीपीओ रहेगा वो सीपीओ कन्वर्ट होगा रिफाइंड में, तो फिर इंडिया को रिफाइंड ऑयल लेना पड़ेगा इंडोनेशिया से। ये बात हो रही। खैर ये अलग डिबेट का मुद्दा है, मैं आऊँगा इस पर। लेकिन अतुल जी, इस पर आपका टेक क्या है? क्या वाकई आप इस बात से सहमत हैं जो बात देसाई जी कह रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल के इंपोर्ट को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए अगर आप वाकई एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो? मैं 200% सहमत, सुधाकर की बात से सहमत हूँ। कोई मुद्दा ही नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट हो। आज की तारीख में अपने यहाँ की खुद की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो मैं नहीं समझता कि 30 से 35% से ज्यादा यूटिलाइज हो रही है। अच्छा, तो जब आपके पास कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद है तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये सारी चीजें हिंदुस्तान में करनी है, या
किसी दूसरे देश के इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो मैं 200% सहमत हूं जो सुधाकर बोल रहा है उससे। रिफाइंड ऑयल ठीक है। इंपोर्ट होने ओके। चाहिए हिंदुस्तान में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्विकली अस्थाना जी, फाइनल टेक सर। ये सब बात तो अपनी जगह है, लेकिन तिलहन के किसान बड़े परेशान रहते हैं। सब कुछ हो जाता है लेकिन उनको प्राइस ठीक से मिल नहीं पाता कई बार। तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए सर इस बजट में? मेरे को सिर्फ 3 बिंदुओं पे विचार करना चाहिए सरकार को। पहला चीज, भावांतर का जो स्कीम है उसको बहुत ही बृहद पैमाने पे सारे ऑयल सीड्स पे अप्लाई करके उसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए कि उसको परस्यू करे, पहला। दूसरा चीज कि जो रिसर्च के जो विंग्स हैं आईसीआर के और बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के, उनको बिल्कुल तत्परता से लगना चाहिए कि सेम एकरेज में, सेम हेक्टेयरेज में किस प्रकार से हमारी ईल्ड 25 से 50% बढ़े, और एक बिल्कुल फिक्स टाइमलाइन से। ये नहीं कि 30 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कुछ नहीं बढ़ पा रहा है। और तीसरी चीज है कि जो तिलहन के किसान हैं उनको जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, चाहे इनपुट के स्तर पे या किसी भी प्रकार से सॉफ्ट लोन्स को करके या प्रोजेक्टाइज्ड मोड में हमको जो कर सकते हैं वो सरकार को करना चाहिए। कि ईल्ड को बढ़ाना और प्रोडक्शन को बढ़ाना सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके लिए जो भी पैसा लगे सरकार को देना चाहिए, इंडस्ट्री का सपोर्ट लेके उसको आगे करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया अस्थाना जी आपका, देसाई जी आपका, अतुल जी आपका, आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस बजट से एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की क्या क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन सी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, उसकी क्या संभावनाएं, इस पर डिटेल में बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।